हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करेंगे अपने मैथ्स के प्री बोर्ड 2 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और इससे पहले मैंने आपके लिए प्री बोर्ड 1 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं यहाँ पे करना। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए लेंगे। सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज। तो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक सारे एमसीक्यूज मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन ए, और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी नजर आ रहे होंगे इस टाइम पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो है 0.79, तो आपको पता होना चाहिए विन प्लस लूज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आपके पास आ जाएगी 1 माइनस विन आपकी 0.79 है, तो माइनस करने पे 0.21 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, 0.21। तो फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा सी। सो आई होप दिस इज क्लियर। काफी सिंपल था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1, तो उससे हम लोग अगर विनिंग की आपको दे रखी है तो नॉट विनिंग का मतलब होता है लॉस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 1 से माइनस करने पे। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है if the sum of zeros that means अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना, √2। और इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस k √2 x प्लस 1। तो यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर से अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है √2। तो b की वैल्यू देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, माइनस k माइनस √2, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल्स टू √2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं क्लियरली √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 2। तो k की वैल्यू आती है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज 2। नेक्स्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में हमारे पास कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है p और एक है आपके पास q। तो यहाँ पे देख लीजिए p की वैल्यू है 18 a स्क्वायर b की पावर 4, और q की वैल्यू है 20 a की पावर 3 और b की पावर 2। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में हमेशा याद रखिए कौन सी पावर्स आती है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, तो a की पावर आ जाएगी 3 और b की पावर आ जाएगी 4। तो अगर आपको ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन आपको डी में ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो इसका एलसीएम में निकालोगे तो आपको सेम 180 मिल जाएगा। तो इसके थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन को हमेशा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए के ऑप्शन में a क्यूब और b 4 है, तो मैं ऑप्शन सीधा डी लगा दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। यहाँ पे 4 में हमारे पास है, क्वेश्चन में देख लीजिए 4 में हमारे पास नंबर्स है फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 एंड 25। इसमें से प्राइम नंबर रिमूव कर दीजिए। तो प्राइम नंबर रिमूव करने का मतलब एक ये और एक ये रिमूव हो जाएगा। अब इसमें से बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम प्राइम नंबर। तो इसमें से इवन रिमूव करके अब प्राइम चाहिए आपको, तो प्राइम कितना आएंगे, 1 तो नहीं होता, प्राइम होगा 7। देन आपके पास कितना आ जाएगा, 7 के बाद आपके पास एक ही आता है, तो आ जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो देख लीजिए टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 में से आपने 2 निकाल दिए तो आउटकम्स रह गए 5। अब प्राइम कितना है, एक है, तो आंसर हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/5। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने किया। टोटल आउटकम से 2 आपने पहले ही निकाल दिए, तो टोटल आउटकम्स आपके हो गए 5। अब इन 5 में से आपको प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर एक ही है जो कि है 7, क्योंकि 1 तो को प्राइम होता है, तो उसको आपने को लेने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपको पूछा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a15 माइनस a11। a15 और 11 की वैल्यू रखी 48। फॉर्मूला लगाइए a + 14d, और ये हो जाएगा a + 10d। तो यहाँ से हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा a + 14d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू 48। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, 4d इक्वल टू 48, और d की वैल्यू जाएगी 48/4, दैट इज काट के 12 हो जाएगा। सो दैट मींस ऑप्शन आ जाएगा 5 का a। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास a ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6। हमारे पास दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1, इसके रूट्स बताने आपको, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा b² - 4 * a * c, तो हो जाएगा 1 - 4 दैट इज -3, क्योंकि d <0 है तो नॉट रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास कौन सा, डी हो जाएगा यहाँ पे, 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, जो ट्राइंगल का नाम है, जिसमें
ए बी सी और लाइन आपके पास पैरेलल है डी ई। यहाँ पे ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और डी बी सी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और आपको डी ई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे लगाते हैं बीपीटी, बट यहाँ पे बीपीटी नहीं लग सकती क्योंकि बीपीटी आपको याद रखना है एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। हमारे पास इन दोनों साइड्स का और इन दोनों साइड्स का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों साइड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे लगेगी सिमिलरिटी। अब मैं क्लियरली बता दूं, ये ट्राइंगल जो है ए डी ई, ट्राइंगल ए डी जो ई है और जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। बहुत सिंपल है, एंगल ए कॉमन है दोनों में और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, जब इसकी मैं एडी लेता हूं तो इसकी आती है ए बी, देख लीजिए ये मैंने आपको पहले भी सिखाया ऑर्डरिंग, और जब मैं इसकी डी ई लूंगा तो उसकी आ जाएगी बी सी। अब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए, ए डी की वैल्यू कितनी है 5 और ए बी की वैल्यू दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7.5, डी ई की वैल्यू नहीं पता आपको और बी सी की वैल्यू है 12, पॉइंट काट दीजिए 15/75 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू डी ई हो जाएगा। 5 के टेबल से काट लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास, आप 3 के टेबल से काटिए 3 5 सा एंड 3 4 सा, तो 5 से कट गया तो आंसर आ जाएगा 2 4 सा 8, दैट विल बी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो 8 है हमारे पास करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि बीपीटी हमने क्यों नहीं लगाई वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीटी में यहाँ पे आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड में रिलेशन देता है, जबकि यहाँ पे बेस का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिमिलरिटी का सीपीएसटी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास कहता है अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको बस वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सेक थीटा इनटू साइन थीटा की। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं तो आप जैसे मर्जी कर लीजिए। ठीक है, तो दैट मींस देख लीजिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री होता है। अगर आपने एंगल टेबल ये पढ़ा है तो आपको पता होगा सेक 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि होता है tan थीटा, और आपको पता होना चाहिए tan थीटा मतलब tan 45 और tan 45 होता है हमारे पास 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो 8 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी पार्ट। जो लोग यहाँ पे sec 45 पुट कर देते हैं उनका भी आंसर आ सकता है, वो बताता हूँ। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो हो जाएगा sec 45 इंटू साइन 45, sec 45 √2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ से करके भी आपके पास 1 आंसर आ सकता है। आप जैसे चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए वो भी चलेगा, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए वो भी चलेगा। ये आपको कैसे पता लगा, एंगल टेबल देखिए, वहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ एक ही एंगल पे इक्वल होती है जो कि है 45 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हो चुके हैं हमारे पास 8 क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहता है कि अगर किसी डाटा में हम लोग किसी वैल्यू को 2 से इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए उसका मीडियन भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट मींस ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए, इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, तो अगर किसी भी हर ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज करोगे तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक जरा सा हमारे से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 10 क्वेश्चन हमारे पास। तो देख लीजिए यहाँ पे बोलता है एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है XOYZ और यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स रखे 3 0 0 0 और ये है 0 4 और ये है XY। अब इसके डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो आप सिंपली XY की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे √3 -3 -0 का स्क्वायर और 0 -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 जो कि हो जाएगा √25, तो आंसर आ जाएगा 5। सो दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए पार्ट, 5 यूनिट्स। सो याद रखिए रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो अगर आप XY भी निकाल लेते हैं तो OZ की वैल्यू भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देख लीजिए फिगर दे रखी है ऑलरेडी, तो मैं फिगर से ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया था। तो देख लीजिए आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब देख लीजिए ध्यान से, ये है डायमीटर, ठीक है, और ये है रेडियस। तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। अगर ये 40 है तो ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 50। और एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, तो ये सेमी सर्कल है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये टोटल एंगल होता है 90, ये टोटल होता है 90 में से ये 40 चला गया तो पीछे रहेगा 50। ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, तो ये 90 आएगा। 90 और 50 140 और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 40 डिग्री। सो दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, 40 डिग्री आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, एमसीक्यू, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल रॉड। तो एक टावर बना लीजिए, उससे एक पॉइंट ले लीजिए जो कि कितना दूर है 30 मीटर दूर है, और यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 बनता है और आपको उसकी हाइट निकालनी है।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है P और B में रिलेशन देता है tan, तो आई अप्लाई tan 60 इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/30 हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 √3, तो h की वैल्यू होगी 30 √3, दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा B। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास, बस फिगर आपको बनाने आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो सर्कल है, अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो याद रखिए उनमें दो ही टेंजेंट बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। लेकिन अगर दो सर्कल टच कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस केस में आपके पास तीन टेंजेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। ये हमारे पास फिगर इस क्वेश्चन में ये वाली है, तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे? दो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर टच करें तो हमारे पास तीन कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करें तो दो ही कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाली फिगर बनती है, तो ऑप्शन आएगा 2, तो 13 का हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। 13 हमने किस तरह से निकाला, ठीक है, याद रखिए मैंने P/Q इसमें ऑलरेडी करा चुका है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बोलते हैं x + 2y + 5 = 0, और यहाँ पे है -3x = 6y - 1। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी लिखिए, मैं सबको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस, ठीक है। तो ये आपके a1/a2, तो यहाँ पे है 1/-3 = 2/-6, बट यहाँ पे आती है 5/1, तो देख लीजिए पहले दो इक्वल है लेकिन तीसरा नॉट इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं पैरेलल सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा 14 का हमारे पास आ जाएगा डी, नो सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूं, जनरल फॉर्म में हमने इसको पहले कन्वर्ट किया, ऑलरेडी पहला वाला था, इसको हमने कन्वर्ट किया ax + by + c में, और फिर हमने a1/a2 किया, a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल है, क्योंकि काट के 2/6 भी हमारे पास क्या आएगा, -1/3 आएगा। लेकिन ये वाला जो 5/1 है ये नॉट इक्वल है, तो इसलिए पहला इक्वल दूसरा नॉट इक्वल, इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डिवाइड करके, ये बन जाएगा 1/-3, ये भी आ जाएगा 1/-3, लेकिन ये आ रहा है 5/1, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास एक इक्वल एक नॉट इक्वल, तो नो सॉल्यूशन आएगा, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट मैप आपने देखा हो तो आपको ये चीज जरूर पता होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15 में हमारे पास कहता है HCF × HCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, हमने पढ़ा ही है, और दोनों नंबर्स दे रखे हैं, एक है 2520 और दूसरा 6600, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है HCF कितना दिया है 40, और LCM को आपको फॉर्म में दे रखा है, LCM दे रखा है 252 × K, और आपको इसी K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। शिफ्टिंग कर लीजिए, 2520 × 6600, और ये हो जाएगा 40 × 252, 252 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से काट लीजिए तो हो जाएगा 15 15 4 60, तो सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 4, ठीक है, 26 हो जाएगा, 4 6 24, 4 5 20, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1650, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आपको डिवाइड करके देखना है, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1650। अगेन फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे HCF की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन LCM की पूरी वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी, उसकी जगह में दे रखा था 252 × K। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लीजिए, सिंपल सा ट्रिक है, इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से। मैंने काफी बार ट्रिक बताई है, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको x कोऑर्डिनेट को हाइड कर देना है, जो पीछे आपको आंसर दिख रहा है दैट विल बी द आंसर, तो आंसर आ जाएगा 7 यूनिट्स। लेकिन अगर आपको y एक्सिस से पूछता तो आपको y को हाइड करना था, तो आंसर आता माइनस में, कभी आंसर नहीं आता, 1 आता उस केस में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा हुआ है x एक्सिस से, तो x को हाइड किया तो आंसर आएगा 7 यूनिट्स। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना होगा, 7 यूनिट्स होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कितना, ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 में बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमारे पास किसके बराबर है, πr² के बराबर, मतलब एरिया के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है रेडियस की वैल्यू। तो सबसे पहले पाई कैंसिल, यहाँ से r और स्क्वायर कैंसिल, तो r की वैल्यू क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से 2 मिल रही है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा 17 का ए। तो मतलब कि जब अगर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, तो उस केस में रेडियस हमारे पास कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। तो बचे हैं हमारे पास अब 3 क्वेश्चन सेक्शन ए के, और एक एक करके उनको भी हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है 18 का हमारे पास क्वेश्चन। तो 18 आता है 0.175, ठीक है। नेक्स्ट आता है 0.5 और आता है 2.5। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। इन तीनों का हमें निकालना है LCM। तो याद रखिए, सबसे पहले हम लोग इसको डेसिमल्स को हटा देते हैं। तो डेसिमल को हटाते हैं तो क्या आता है, ये आ जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 25/10।
ठीक है, आप याद रखिए, अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है तो नीचे वालों को ऑटोमेटिकली एलसीएम निकल जाता है। ये एक ट्रिक होती है, आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं तो याद रखिए, अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम ही निकलेगा, लेकिन नीचे वालों का एचसीएम निकालना पड़ेगा, उल्टा निकालना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 175 5 और 25 का जब आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा 175, और नीचे वालों का अगर एचसीएम निकालोगे 1000 10 और 10 का तो आंसर आएगा 10, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 17.5। एक बार मैं फिर से बताता हूं, अगर क्वेश्चन में बोला था इन नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको ऊपर एचसीएफ निकालना पड़ता और नीचे इसका अपोजिट निकालना पड़ता एलसीएम। ये सिर्फ फ्रैक्शन वालों के लिए ही एप्लीकेबल है, आपको याद रखना है। तो क्योंकि हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना था तो इसलिए हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, लेकिन डिनोमिनेटर का क्या निकालना हमने एचसीएफ। ठीक है, तो याद रखिए आंसर आएगा 17.5। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ट्रिक है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो 18 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट के दो पार्ट्स, दो क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके असर्शन और रीजन सेक्शन 1 है, उनको भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे कहता है नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट। तो 2 क्यूब है, हमारे बुक का ही क्वेश्चन है ये, 2 क्यूब्स जिनकी एज है 10 सेंटीमीटर, अगर उनको हम ज्वाइन कर दें, क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो हमें बताना है कि उनका टोटल सीएसए क्यूबाइट का क्या आएगा। सबसे पहले अगर आप 10 को ज्वाइन कर देते तो ये हो जाएगा 10 और 10 20 बन जाएगा, लेकिन हमारे पास ये अभी भी 10 रहेगी, ये भी अभी 10 रहेगी, तो आपके पास बनेगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही बनना चाहिए। लेंथ आपके पास होगी 20, तो 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, तो आपके पास आएगा 200 प्लस 100 प्लस 200, तो हो जाएगा 2 इंटू 500, और 500 से करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे किसी क्वेश्चन में बोला है 1200, तो असर्शन आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे बोल रहा है 1200, जबकि आंसर आना चाहिए 1000 मतलब। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बोलता है हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है, हमारे पास क्या होता है, हर एक क्यूब की हर एक फेस हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 100, क्या मिलेगा 100, तो वो बिल्कुल ठीक है, रीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन असर्शन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर आ रहा है 1000, जबकि उन्होंने कहा 1200। और उन्होंने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उन्होंने ये वाली फेस भी क्या कर दी है, ऐड कर दी है, जो कि हमारी ऐड नहीं होनी चाहिए थी। इसका डिटेल वर्जन मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको 12.1 में। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास 19th वाली असर्शन रीजन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां पे हमारे पास असर्शन गलत है और रीजन बिल्कुल ट्रू है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है असर्शन रीजन का आखिरी पार्ट। ठीक है, 20, यहां पे हमारे असर्शन में हमारे पास कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक है ए और एक है बी, और ए वाले के कोऑर्डिनेट्स हमें रखे हैं कितने, 1,2, और ये है -1,1। ठीक है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, रेशो है 1,2, तो ये जो पॉइंट है वो दे रखा है हमें ऑलरेडी -1,3 और 5,3। तो चेक कर लेते हैं इसको, यही आता है कि नहीं आता है। तो अगर इसको पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं तो CX हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 1/3, क्योंकि आंसर में -1 है और यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो असर्शन आपकी बिल्कुल गलत है। लेकिन रीजन में आपको पूछता है कि हम लोग कभी भी जो पॉइंट है बीच वाला वो इस तरह से निकालते हैं, तो रीजन आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रीजन में आपका सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, मैं बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला निकाल के यूज करके यहाँ पे असर्शन को चेक करा, तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू है, बस असर्शन अलग अगेन रॉन्ग है, तो इसलिए 20 का भी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर होते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास सेक्शन बी। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए सिंपली हमारे पास कहता है 21 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, सेक्शन बी सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। 21 में कहता है इफ 2 sin a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया √3। तो यहाँ से आप देख सकते हो sin a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास क्या, √3/2, और याद रखिए आपके पास साइन कितने पे, √3/2 होता है, sin 60 पे होता है, तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आती है 60। ठीक है, अगर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 60 आ चुकी है तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 आपको देख लीजिए, cos a माइनस बी इक्वल टू 1, और cos कितने में 1 होता है आपको पता होना चाहिए, cos हमारे पास 0 पे 1 होता है, तो यहाँ से आता है आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 2, ठीक है, जैसे ऐड करते हैं तो बनेगा 2a और b कट जाएगा तो आ जाएगा 60, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 30। अगर a की वैल्यू 30 है तो b की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार का स्टैंडर्ड है, चार का बेसिक है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 21 याद रखिए, एमसीक्यू में हमसे ज्यादा पूछता है, बट मैंने यहाँ पे इस बार ये डाला था हमने 2 मार्कर में।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास 22। क्या आता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। तो एक सर्कल है आपके पास और ये डायमीटर दे रखा है पॉइंट से, आपको ये दोनों टेंजेंट्स क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन आता है हमारे पास, अगर मैं इसको नाम डाल दूँ पी ओ क्यू, तो पी क्यू इज डायमीटर, ये गिवन है आपके पास, ठीक है, पी क्यू इज डायमीटर। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब आपके पास प्रूफ में सबसे पहले लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल टू 90, ठीक है, और एंगल 2 इक्वल टू 90, ठीक है। क्या आएगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इज परपेंडिकुलर। तो आप क्या जाते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और याद रखिए ऑल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस क्या होती है पैरेलल। दिस इंप्लाइज सी डी पैरेलल टू ए बी। फिर से बताता हूं, आपके दिमाग में काफी इजी उलझन रहती है। एंगल 190 क्यों बना, क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ की रेडियस था, तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ठीक है। तो एंगल 190 हो गया और एंगल 2 भी इसी तरह से 90 होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स को ध्यान से देख लीजिए, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स, इसलिए दोनों लाइंस का होगी पैरेलल। तो याद रखिए जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस हमेशा क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 22 का आपके पास और पार्ट भी था, तो उस और पार्ट को मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे इस तरह से करना है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। तो 22 का आपके पास और पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, काफी सिंपल सा था क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बुक की एक्चुअली, ठीक है। तो याद रखिए ये वाला आपके पास दो टेंजेंट्स है, एक का नाम है पी टी और एक का नाम है क्यू टी, और ये आपका सेंटर है जिसका नाम है ओ, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल पी टी क्यू इज डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ पी टी क्यू, ये आएगा 1, तो एंगल 1 इज डबल ऑफ ओ पी क्यू को 2 डाल देते हैं, एंगल 2 का डबल, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, इसके लिए मैं इसको पहले ज्वाइन कर देता हूँ और इसको डाल देता हूँ एंगल 3 और उसको डालता हूँ एंगल 4, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रूफ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारे पास 2 प्रूफ, ठीक है। याद रखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप इसका जानते ही हैं क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, क्योंकि हमने पता है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ठीक है, इसलिए हो गया। तो यहाँ से होगा 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4, ठीक है। और यू कैन से सिंपली आप लिख सकते हैं 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन 1। और आल्सो याद रखिए ये सारा का सारा हमारे कोऑर्डिनेटर होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखिए क्यों, क्योंकि 2 नंबर का ऑप्शन आप इजीली ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों, ठीक है। हमने थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से आता है हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्लियरली लिख सकते हैं 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 4 दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आता है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 आपका था पी टी क्यू और एंगल 2 था आपका ओ पी क्यू। तो आपका हो चुका है हैंस प्रूफ। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कैसे किया हमने। इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया, उसको एंगल 4 मान लिया। एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ट्राइंगल के 3 एंगल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगी, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। अब जरूरत हमें एंगल 2 की है, तो 3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल 2 में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल 2 एंगल 2 हो गया, और एंगल 4 का एज इट इज रहने दिया इक्वल टू 180 हो गया। अब मैंने आपको बताया काफी बार, पिछली बार हमने ये वाली एक क्या डाली थी, एमसीक्यू डाली थी, ये दोनों एंगल्स जो सामने के होते हैं, एक टेंजेंट्स के बीच का और एक सेंटर का, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ से हम सेकंड डाल दिया फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप देखोगे कंपेयर करके, यहाँ से 4 और 4 कट गया, तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो गया। यहाँ पे एंगल 2 हमारे पास OPQ था, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 22। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्राइंगल से रिलेट करता है, ट्राइंगल चैप्टर से, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 23 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे S and T are points on the sides P, R and Q R of triangle PQR। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, PQR बना लेते हैं ट्राइंगल। तो ये आ गया P, ये आ गया Q, ये आ गया R। अब आपको S लेना है पॉइंट PR पे, ठीक है, ले लीजिए मैंने, और T लेना है आपको कहाँ पे, QR पे, और इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है, जो एंगल P है मतलब एंगल 1 है वो RTS के इक्वल है, मतलब एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है इनको सिमिलर। तो लिखूंगा इन ट्राइंगल
RPQ एंड ट्राइंगल RTS। दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देख सकते हैं एंगल R इक्वल टू एंगल R, सबसे पहले कॉमन आ रहा है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये वाला एंगल 1 आपके पास आ रहा है किसमें, एंगल 1 आ रहा है आपके पास RPQ में, और एंगल जो हमारे पास 2 है वो आ रहा है RTS में। तो हमारे पास रहेगा गिवन, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। देखिए मेरा मेन काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आपको क्या पता लगे, आपको पता लगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता लगती इसलिए आप ज्यादा लिखते हो और अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो बाकी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, बिकॉज दिस इज ओनली जस्ट 2 मार्कर, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिख लीजिए और आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गिवन आप तब लिख लीजिए जब आपको पता है आपको मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता और आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो देयर इज नो फन ऑफ राइटिंग दैट गिवन, आपने जस्ट फिगर बना दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स में ज्यादा लिखने से आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेशन के साथ भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत नहीं है इतना बड़ा लिखने की, आप इतने से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसको और वाला मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो और में देखिए हमारे पास क्या रहता है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम बना दीजिए ABCD, तो ये बना दिया मैंने ABCD, और हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है E, जो कि हमारे पास क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD प्रोड्यूस करके हमने पॉइंट E बना दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, BE इंटरसेक्ट CD, तो BE इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास CD को, किस पॉइंट पे कर रही है, F पे कर रही है। शो दैट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ABE, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है CFB, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक तो ये हो गया। दूसरा आ सकता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आप ये भी दे सकते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो क्या आएगा, बाय फिर से डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल CFB के। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दोनों 2-2 मार्कर्स के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दोनों कंपैरिजन के साथ आपको करा दिए कि आपको पता लगे कि कितनी आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला 23 क्वेश्चन के दोनों और के पार्ट मैंने कर दिए। एग्जाम में आपको जो आएगा आप वो सिंपली करोगे, दोनों में से जो आपको जो आता होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सॉल्यूशन के बेस पे आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और 24 हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड करता है। यहाँ पे काफी सिंपल है क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ए बेल्ट शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपके पास टोटल कार्ड 52 दे रखे हैं यहाँ पे, और इस बार पिछली बार जिससे मैंने क्वेश्चन डाला था मिसिंग कार्ड्स कुछ मिस कर दिए थे या रिमूव कर दिए थे, इस बार कोई कार्ड रिमूव नहीं किया है, और प्रोबेबिलिटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप प्रोबेबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। ये स्पेशली कार्ड केस आपको कंसेप्ट मैप में भी बता रखा है, तो आप कंसेप्ट मैप जरूर से देख लीजिए अगर आपको कार्ड केस नहीं आता है। तो फर्स्ट में आपको चाहिए, और एक और चीज जो आप नहीं करते हैं, याद रखिए हमेशा ऐसे ही लिखिए करिए, अब प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में। तो देखिए क्या पूछा हमें क्वेश्चन में, क्वीन ऑफ हार्ट्स, आप डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, आंसर डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको मेंशन करना है P क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो क्वीन ऑफ हार्ट्स हमारे पास कितनी होती है, याद रखिए क्वीन ऑफ हार्ट्स पूरे क्वेश्चन में 4 क्वीन होती है, और उसमें से हार्ट की क्वीन एक ही होगी, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 52। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉट अ जैक। तो P नॉट अ जैक। ठीक है, सबसे पहले हमें बताइए जैक कितने होते हैं हमारे पास, पूरे में 4 जैक होते हैं, पूरे 52 कार्ड्स में 4 जैक होते हैं, ये 4 जैक हमें नहीं चाहिए, तो पीछे कितने रहेंगे, टोटल में से ये 4 जैक निकाल लीजिए, तो 50 पीछे रहेंगे 48 डिवाइड बाय टोटल आएगा 52, इसको रेड्यूस कर देंगे 4 के लेवल से तो आएगा 12/30। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ हमारा 24 क्वेश्चन भी हो गया है, और 25 क्वेश्चन जो कि इस सेक्शन का लास्ट है वो हम अभी करेंगे, और इसके साथ ये सेक्शन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेक्शन 20B का लास्ट पार्ट 25 में कहता है हमारे पास सबमिशन FI, सबमिशन FI आपको दे रखा है 15, और सबमिशन FI एक्सआई दे रखा है आपको कितना 3P + 36, और आपसे वैल्यू पूछता है, अच्छा मीन दे रखा है आपको 3, और आपको P फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास मीन का, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, सबमिशन FI एक्सआई अपॉन सबमिशन FI। एक्स बार की वैल्यू है 3 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 15, और ऊपर आ जाएगा 3P + 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 45 इक्वल टू मल्टीप्लाई होके 3P + 36, ये 36 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके आपके पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 3P, और P की वैल्यू हो जाएगी 9/3 जो कि रेड्यूस होके 3 हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी सेक्शन B भी कंप्लीट होती है।
तो आई होप यहाँ तक आपको पेपर सारा क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ में जरूर पेन डाउन कीजिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले साल में, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको प्रैक्टिस करना और साथ में नोट्स बनाना। ठीक है, तो चलिए फिर हमारी सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुकी है, अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ओके, सो सेक्शन सी का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहता है आपको कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो आपको उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करते समय ध्यान रखिए किस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, आपको याद रखना है जब भी आप बॉक्स बना रहे हैं, याद रखिए आपको एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार y इक्वल टू 0। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो देख लीजिए यहां से आता है माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और सिमिलरली जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू देख लीजिए आपके पास आती है -1। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जीरो वाले पॉइंट्स यूज करेंगे तो आपका ग्राफ जल्दी बनेगा। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो कि काफी सिंपल है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो उसमें तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। नेक्स्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं, आपको स्केल से यूज करना पड़ेगा, या आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा एग्जाम में, बट यहाँ पे तो मैं हैंड ही बनाऊंगा, हैंड रिटन बनाऊंगा। तो देख लीजिए आ गया 1, ये आ गया आपका 2, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 3 4 5 तक चल लेते हैं हम। ठीक है, गैप्स शुड बी इक्वल, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गैप्स इक्वल नहीं आ रहे, बट गैप इक्वल आना चाहिए आपके। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा -1 -2, तो देख लीजिए पहला प्लॉट कर लिए 0,1, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। नेक्स्ट है -1,0। ठीक है, तो आपको -1,0 भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये बना लेता हूँ मैं। तो इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है 0,5 और 5,0। तो जब आप इसको प्लॉट करते हैं, तो जैसे आप उसको प्लॉट करते हैं तो जो आपका आंसर है वो आएगा इसको जैसे आप प्लॉट करते हैं, हाँ, तो इन दोनों को आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपका ये जो इंटरसेक्ट करेगा जहां पे, दैट शुड बी 2,3। ठीक है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 2,3। ठीक है, अब याद रखिए जो आप गलतियां यहाँ पे करते हैं, सबसे पहली गलती आप इसकी इक्वेशन का नाम आपको जरूर लिखना है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी थी, ये वाली x -1 + 1 = 0, और इस वाली थी x + y = 5। दूसरी चीज आप x एक्सिस y एक्सिस मेंशन नहीं करते, तो मेक श्योर दैट यू हैव टू मेंशन दिस दैट आल्सो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आपका 2,3 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ग्राफिकल को आप लाइटली मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, और याद रखिए हमेशा जीरो वाले पॉइंट्स लेंगे तो आपका ग्राफ जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास कहता है, सबसे पहला रेशो वाला क्वेश्चन है, कहता है हमारे पास फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,3 एंड -1,6। तो देखिए आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, पॉइंट लिख दीजिए 5,3 और दूसरा आ जाएगा -1,6, और जो डिवाइड कर रहा है वो y एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये जो पॉइंट c है ये बता रखा है y एक्सिस पे आता है, तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे आएगा उसको 0,y लेंगे। और रेशियो यहाँ पे आपको नहीं दे रखी है, तो रेशियो आपको फाइंड करनी है, तो आप वी विल टेक रेशियो k:1। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है और कब हमें सेक्शन फॉर्मूला लेना है। तो याद रखिए जब भी आपके पास रेशियो की बात करता है आपको हमेशा सेक्शन फॉर्मूला लेना है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो आएगा हमारे पास cx = आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट लीजिए k × -1 + 1 × 5 डिवाइडेड बाई k + 1। अब cx की वैल्यू देख लीजिए, कोऑर्डिनेट 0 है, और ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे। तो यहाँ से देख लीजिए -k + 5 k + 1 = 0 हो गया। ये k + 1 यहाँ डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे 0 × k + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसको 0 नहीं बनाते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से हो गया -k + 5 = 0, तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है 5। तो देयरफॉर रेशियो इज 5:1। ठीक है, अब इसके आगे आपको पॉइंट नहीं पूछा, अगर पॉइंट पूछा जाए cy तो आपको cy लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं निकालनी है, जो कि काफी लोगों ने cy भी निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 का ही और पार्ट है, उसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 27 के और पार्ट में आप देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे पास कहता है 27 का ये और वाला पार्ट है। ठीक है, कहता है P and Q are 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक है P एक है Q, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। P का है -2,5 और Q का है 3,2।
ठीक है, इसको एक डिवाइड कर रहा पॉइंट जिसका नाम है आर, और रेशो आपको दे रखी है पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ क्यू आर। तो आपको आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सिंपल है काफी सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो पी आर है, क्यू आर को माने जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू आर पी आर की जो रेशो होगी वो 2:1 आ जाएगी। तो मतलब पी आर की जगह आपको 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। नेक्स्ट आर का पहले एक्स निकाल लेते हैं पॉइंट, तो एक्स के लिए आपको एक्स वाले लेने पड़ते हैं, तो क्या जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये हो गया 6 - 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो हो गया 4/3। और इसी तरह आप आर वाई निकालने के लिए 2 × 2 हो जाएगा प्लस 1 × 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 होता है, 5 × 1 = 5 होता है, डिवाइड बाई 3 9/3 जो कि हो जाएगा 3। सो देयरफॉर आर इज आर आपके पास 4/3, 3 तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको रेशो पहले बनानी पड़ेगी, तो ध्यान रखिए कि मैंने रेशो किस तरह से क्रिएट की। तो ये था 27 का और वाला पार्ट। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में जरूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रेजेंटेशन पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना लिखना चाहिए। आप एक्स्ट्रा ना लिखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा फिगर्स आपको जरूर बनानी है, क्योंकि फिगर्स बनाने से आपका जो रिटर्न मटेरियल वो काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास 28। ठीक है, 28 में सबसे पहला ये वाला पार्ट है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1। तो ये प्रूव दैट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आप याद रखिए। मैंने जैसे कि बताया प्रूव दैट क्वेश्चन में हमेशा बड़ी वाली साइड लेते हैं, तो बड़ी वाली साइड आपके पास ये वाली आती है। तो टेकिंग एलएचएस, तो एलएचएस लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये करिए, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब साइन 6 थीटा को हम लोग कैसे ले सकते हैं, ध्यान से रखिए, रफ में देख लीजिए इसको। अगर मैं इसको ये कर दूं साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर दूं तो क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास बनता है ये दिस हो जाएगा, ये आप साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर का कर देते हैं चलो। ठीक है, तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे करने से ये बन चुका है a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर का क्यूब करोगे तो साइन 6 थीटा, और ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहां से सिंपली हमारे पास क्या रहेगा, ये जो चीज है ध्यान से देख लीजिए, ये जो है हमारे पास, ये क्या बनेगा, और इसमें से दोनों से कॉमन देख लीजिए, 3 कॉमन निकलता है। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो पीछे बचता है वो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, यहां से एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, वहां से एक कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, यही बन गया आपके पास साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो हो गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि मैंने बता दिया ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है। अब आप जानते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू 1 ही होता है। तो दिस इंप्लाइज साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और क्योंकि ये होता है हमारे पास 1 आइडेंटिटी के साथ, तो 1 का क्यूब 1 होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो देख लीजिए, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ देखी साइन 6 थीटा चाहिए, तो 6 कैसे बनाना पड़ेगा, या तो क्यूब का स्क्वायर बनाइए या स्क्वायर का क्यूब बनाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्क्वायर का क्यूब बनाया, क्योंकि आगे हमें स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, इसलिए मैंने स्क्वायर अंदर रखा और क्यूब मैंने बाहर रखा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और साथ में याद रखिए, आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, इसलिए मैंने वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बीच में रखा। अब क्यूब क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे तभी 6 बनेगा, तभी मैंने किया। उसके बाद मैंने आइडेंटिटी लगाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पे ये सेम आ गए, यहाँ पे सेम आ गए, इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, पीछे ये बच गया, इसमें आइडेंटिटी लगाई 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया। तो दैट मीन्स ये वाला हमने, ये पूरी टर्म हमने इसमें कन्वर्ट कर दी।
तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा इसके इक्वल आएगा, और क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि रहेगा 1, और 1 का क्यूब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट 28 का जो और वाला पार्ट था वो एलसीआरटी का ही क्वेश्चन है, उसका मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है 8.3 विद एग्जांपल, तो आप वहां से जाके पूरा का पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये वाला पार्ट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास 28 में हमारे पास कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अब इसमें आपको हमेशा से बड़ी साइड लेनी होती है, तो बड़ी साइड हमारे पास एलएचएस है, तो देख लिया एलएचएस में हम लोग ले सकते हैं साइन थीटा ऊपर से कॉमन, तो जैसे साइन थीटा कॉमन ले लिया पीछे रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से आप कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा कॉमन, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऑलरेडी टैन थीटा बन चुका है, इसको कैंसिल करने के लिए आप किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले को कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लस का है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस ऑलरेडी बन चुका है टैन, पीछे जो बचा वो एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे आप इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा टैन थीटा, और ऊपर आ चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 में से 1 चला गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया टैन थीटा बन टैन थीटा, जो कि हो गया आरएचएस के बराबर, और आपका हो चुका है क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल चुका है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के तरीके, ट्रिग्नोमेट्री के जो 8.3 है हमारे पास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो प्रूव दैट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा 28 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और 29 में आपके पास सर्कल का क्वेश्चन आता है, और सर्कल की मैंने डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है, तो उससे आप कर सकते हैं। कहता है प्रूव दैट द सर्कल पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, कुछ लोग तो फिगर ही गलत बनाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम ने सर्कमस्क्राइब किया किसको, सर्कल को, तो सर्कल अंदर आएगा और पैरेललोग्राम कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो नाम ला दीजिए ए बी सी डी, और आपकी मर्जी है, इसको मैं पी क्यू आर डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, गिवन क्या रखा है, गिवन इज अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट मींस AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है, इसको डाल दीजिए नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। अब पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने का एक ही तरीका है कि उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देख लीजिए। सिंस A, B, C and D are external points, सारे के सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो दिस इंप्लाइज क्या रहेगा, सबसे पहले देख लीजिए AP इक्वल टू AS हो जाएगा। ठीक है, AP इक्वल टू AS। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिए, ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट B से कौन कौन सा आएगा, BP इक्वल टू BQ हो जाएगा, बट ध्यान रखिए BP उसी साइड लिखना है जिस साइड AP लिखा है, तो यहाँ पे आएगा BP और यहाँ पे आएगा BQ। नेक्स्ट C से देख लीजिए, CQ और CR आ रहा है, CQ कहाँ लिखना है, जहाँ पे BQ लिखा हुआ, तो आएगा यहाँ पे CQ और यहाँ पे आएगा CR। इसी तरह DR और DS, DR कहाँ लिखना है, जहाँ CR लिखा है, तो DR यहाँ पे आ जाएगा और DS यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दीजिए 2 3 4 5, रीजन सबका सेम आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास आया। ठीक है, तो ऐड कर देंगे सबको, तो क्या आएगा, एडिंग 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। हाँ, तो AS DS मिलकर आपका बन जाएगा AD, BQ और CQ मिल जाएगा BC, AP BP आपका AB बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CD। अब आपको पता है AB और CD दोनों इक्वल है फ्रॉम 1, तो AB प्लस AB इक्वल्स टू, यहाँ से किसी को चेंज कर लीजिए, BC प्लस BC कर लीजिए, तो 2BC इक्वल टू 2AD AB, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज ABCD is a parallelogram with adjacent side equal, तो दिस इंप्लाइज ABCD बन चुका है रोम्बस, इज ए रोम्बस। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है जो क्वेश्चन नंबर 8 है 10.2 का, और क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली इन द एनसीईआरटी। तो ये वाला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देख लीजिए, कम से कम लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ तक होता है, इसमें थोड़ा सा ही एडिशन है, तो याद रखिए ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत आपको, बट इसी अप्रोच को फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होता है। और ऑर्डरिंग का प्लीज़ ध्यान रखिए,
अगर AP जहाँ लिखा है BP भी वहीं पर आना चाहिए। इसी तरह जहाँ BQ लिखा वहीं CQ आना चाहिए, जहाँ AS लिखा वहीं DS आना चाहिए। अगर आपने DS यहाँ लिख दिया और DR यहाँ लिख दिया तो आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको उसको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो काफी सिंपल था क्वेश्चन हमारे पास, देख लीजिए क्या कहता है हमारे पास। एन आर्क ऑफ सर्कल इज रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और कहता है आपको कि आपको माइनर आर्क निकालनी है। तो माइनर आर्क लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60/360, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, 7 3 21, 3 2 6, तो आंसर आपके पास आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में बोलता है आपके पास माइनर सेगमेंट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, माइनर सेगमेंट निकालनी है। पहले फिगर बना देता हूँ इसकी, ये आपकी फिगर है। ठीक है, दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट निकालनी है। सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर AOB फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई की जगह 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/360। तो ये कैंसिल होके फिर से 1/6 बन गया। 7 3 21, 3 2 6 और 2 11 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर निकल चुका है। नेक्स्ट आपको सेगमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक आप ट्राइंगल नहीं निकाले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्योंकि ट्राइंगल आपके पास 60 वाला है तो आएगा √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, इक्वलेटरल है। तो √3/4 इंटू साइड इज 21 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 441, तो ये जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देयरफॉर सेगमेंट इक्वल्स टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर है आपके पास कितना, 231, इसमें से माइनस कर देंगे 441 √3/4। तो क्योंकि √3 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो कीप इट सेम। तो इसी के साथ आपका ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं तो आपका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये वाला एक है आपके पास। ठीक है, आपको यहाँ तक 1.5 इजिली, सॉरी यहाँ तक आपको 2.5 इजिली मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं है, लॉजिक ऐसे जस्ट। ठीक है, सो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेगमेंट, सेक्टर या फिर आर्क लेंथ के हो। ठीक है, आपको आनी चाहिए जरूर से। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। ठीक है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच वाले हमारे पास जो टीचर हैं वो 48 है, और इंग्लिश वाले कितने हैं, सॉरी पहले हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले हमारे पास 80 है, और इंग्लिश वाले आपके पास 144 है। अब क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम जेंडर। जब भी आप सेम नंबर देख लीजिए, आपको याद रखना है हमेशा HCF निकालना है। ठीक है, तो आप इन सबका HCF निकालोगे तो 48 को फैक्टराइज करोगे तो आपको सामने पता होना चाहिए 2 से जाता है, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, और लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 80 को करोगे तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, और फिर 5 से जाएगा। और इसी तरह से आप इसको करेंगे 144 को, तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, और लास्ट में 3 से जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो देख लीजिए सब में कितने बार 2 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 4 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो सबका HCF आ गया है 16। अब आपको क्या करना है, आपको सबको 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रूम्स क्रिएट करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, 16 टीचर्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो दैट मीन्स फ्रेंच के 3 ग्रुप बनेंगे, 16 × 3, हिंदी के बनेंगे 16 × 5, और इसके बनेंगे 16 × पीछे जो 3 बचा 9 आ जाएगा। तो 16 टीचर के 3 रूम, किसके, फ्रेंच के, 16 रूम के 5 रूम हिंदी, 16 टीचर के 9 ग्रुप बनेंगे इंग्लिश के। तो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे, टोटल रूम्स हो जाएंगे, आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, 3 + 5 + 9, 9 5 14 3 17 रूम्स, जिसमें से 3 आएंगे हमारे पास हिंदी के, सॉरी 3 आएंगे फ्रेंच के, 5 आएंगे हिंदी के, और 9 आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम 17 ही है आपके पास। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान रखिए कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है, काफी बच्चों को समझ नहीं आता, वो यहीं तक छोड़ देते हैं इसको। तो ध्यान रखिए, हमें सेपरेटली रूम्स पूछे हैं तो 3 5 7 9, सॉरी 3 5 9 देना, लेकिन आपको सेपरेटली नहीं, आपको टोटल पूछा हुआ है, तो आपको सबको ऐड करना बहुत जरूरी है। ऐड नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो मेक श्योर करिएगा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज सेक्शन डी की तरफ, और सेक्शन डी में हमारे पास आते हैं 5 मार्कर के क्वेश्चंस। तो एक एक करके सबको भी स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी के एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और उन 4 क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला सेक्शन डी का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास, किससे आता है? वो आता है हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम से। क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब है हमारे पास, साइड उसकी 7 सेंटीमीटर है। तो साइड को मैं चाहूँ तो एल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, तो कुछ नहीं है हमारे पास, एक क्यूब है, बुक का ही क्वेश्चन है, और उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर क्लैप कर दिया। तो मैंने आपको बताया इसकी काफ़ी सारी फिगर्स बनती है, ठीक है। तो हर एंगल से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं वही एग्जांपल लेने वाला हूँ आपके सामने जो मैंने उस टाइम ली थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है यहाँ पे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो याद रखिए हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जितना इसका क्या होगा, साइड होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना रहेगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 7/2, उसका आधा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा। सबसे पहले जब आपने ये क्यूब बना रखा है तो आपकी 5 फेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, 5 फेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आपके पास आ जाएगा 5L²। नेक्स्ट टॉप वाली में आपका चीटी वाली एग्जांपल अगर आपको याद है तो यहां चल सकती है चीटी, क्योंकि बीच में तो सर्कल आ चुका है, ऐसे बन चुका है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ टॉप होता है। ओके, सो ऊपर वाले के लिए एरिया ऑफ टॉप है ये, जो कि होगा हमारे पास स्क्वायर, और क्योंकि बीच में सर्कल आ चुका है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस किया। अब इस सर्कल की जगह चीटी को अगर इस पार से उस पार जाना है टॉप वाली साइड में, तो उसको ये वाली जगह कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसको बोलेंगे हम लोग CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि रहेगा 2πr²। तो यहाँ से 5L² प्लस 6L² हो जाएगा हमारे पास, और 2πr² में से πr² निकल गया तो आ जाएगा πr² आंसर। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए सारी की सारी, तो आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो कैलकुलेशन कर देंगे 6 इंटू 49 हो जाएगा, और यहाँ से 7 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो 77/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 54 और 6 4 28, ठीक है। तो 294 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये आ जाएगा 38.5, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कर लेते हैं प्लस, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने ये किया। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऊपर वाला पार्ट था वो, और इसके जो और में आया हुआ है वो भी अभी मैं करवा देता हूं आपको। ऑलरेडी मैंने इसको करवा रखा है आपकी 13.1 एक्सरसाइज और 13.2 एक्सरसाइज में, बट फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में कहता है हमारे पास क्या है, हमारे पास एन आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ इट सिलेंडर। तो यहाँ पे 2 सिलेंडर है हमारे पास, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़ा वाला ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा और छोटा वाला उसके ऊपर आएगा। इसका हमने क्या करना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा बिगर सिलेंडर, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो बिगर सिलेंडर में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे हाइट 220 और डायमीटर इसका जो है वो 24 है, तो मतलब रेडियस जो रहेगा वो 12 हो जाएगा। और वहीं पे इसकी हाइट हमने दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है आपका, आपको मास चाहिए, ठीक है। तो मास के लिए पहले आपको वॉल्यूम बताना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको स्पेशली मेंशन कर चुका है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 ग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू, क्योंकि सरमाउंटिंग है तो दोनों पोल्स प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देगा πr²h और इसका देगा πr²h। तो पाई कॉमन, ठीक है, बीच रहेगा r² प्लस r² इंटू h, और यहाँ पे भी r²h। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है 3.14 यूज करनी है, क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं दे रखा है। तो r का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस इस वाले r का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू 60, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 3.14 आ चुका है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 इंटू 220, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 इंटू 60 हमारे पास देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 220 जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, यह आ जाएगा 31680, और 64 इंटू 60 करेंगे तो ये बनेगा 3840, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो यह आवाज आपके पास बनना चाहिए
35520, ठीक है। और 35520 को जब आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर का 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट ये वॉल्यूम आया, ठीक है। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, तो हो जाएगा 11532.8 इक्वल टू 11532.8 इंटू 8। तो जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको बन जाएगा 892262.4 ग्राम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपकी कोई ग्राम्स 1000 से ज्यादा रहती है उसको बेटर कि इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो 892262.4 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा 892.262 केजी। तो ये आएगा मास ऑफ पोल इज 892.262 केजी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने पूरी जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी कर चुकी है पहले से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डायरेक्टली बता रखा है। आई होप आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा सरमाउंटिंग का केस यूज हुआ इसलिए हमने दोनों वॉल्यूम्स को ऐड किया है, ठीक है। और डिप्रेशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जरूर से आपको वो वीडियो देखना चाहिए अगर आपने नहीं देख रखा है 13.1 और 13.2 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हमारे पास ट्राइंगल्स का क्वेश्चन, ठीक है, कहता है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा पहले। तो ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा जो है उसका नाम है पी क्यू और आर। तो कहता है हमारे पास गिवन में आपको दे रखा है साइड ए बी ए सी और ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। और टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और कंफ्यूजन ये रहती है कि आप इसको क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कंफ्यूजन रहती है, आपको समझ नहीं आता कि कब करना है। तो याद रखिए इसमें हमारी हट बन रही है। देखो ए बी और ए सी, जब भी ऐसे लिया ए बी और ए सी ऐसे बनाओ तो हट बन रही है। हट में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हट वाले क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पे हट बन रही है क्योंकि ए बी और ए सी लिया, यहाँ पे पी क्यू और पी आर लिया, तो हट वाले में आपको कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर क्या बोला हुआ, ये मीडियन है ऑलरेडी आपके पास, क्या है एडी आपके पास मीडियन है, ठीक है। और पीएमपी क्या आपके पास मीडियन है। सबसे पहले अगर आप फिगर बना देते हैं और ये सब लिख देते हैं तो आपको हाफ मार्क पक्का मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडी लिखना है और यहाँ पे लिखना है पीएम, ठीक है। अब मीडियन है तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब लॉजिक इसमें क्या, आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आई विल डू, ध्यान से देख लीजिए कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आपको। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है एडी टू, एडी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, नाम आप रख लीजिए कहां तक, ई तक रख लेते हैं, चलो ई रख लेते हैं, सच दैट एडी इक्वल टू डीई जॉइन बीई एंड सीई। तो देख लीजिए मैंने डी को ई तक एक्सटेंड किया ताकि जो एडी है वो किसके इक्वल आ जाए, आपके पास आ जाए डीई के इक्वल। तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से फिगर। इसी तरह सिमिलरली एक्सटेंड PM to PN such that PM equal to MN, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए n तक और इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 4 ठीक है। तो आपके पास रहेगा, इसके बाद मैंने किया ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया मैंने, QN और NR को। अब यहां से आप देख सकते हैं क्लियरली ABEC and PQNR are पैरेललोग्राम्स। क्या बन चुके हैं, पैरेललोग्राम्स बन चुके हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम्स, ठीक है। बिकॉज रीजन लिख दियो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली ये वाला जो एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल 2 है इनको क्या करूंगा, इक्वल प्रूव करूंगा। तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, AB अपॉन क्या दे रखा था आपको, AB अपॉन PQ ऑलरेडी दे रखा था आपको, और AD अपॉन PM ये भी दे रखा था, और
और आप क्या कर सकते हैं, एसी, एसी भी आपको दे रखा था किसके बराबर, पी आर के बराबर, ठीक है। अब ए बी और पी क्यू तो ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हो आप, लेकिन ए डी नहीं आ रहा, ए डी का डबल आ रहा था, 2AD, और यहाँ पे 2PM हो जाएगा। और इस तरह एसी, एसी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बीई से, क्योंकि मैं एसी मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि एसी इस ट्रायंगल में आ नहीं रही, लेकिन बीई आ रही है, और ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एसी की जगह मैं बीई लिख सकता हूँ, और पी आर की जगह मैं क्यू एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी की जगह आपके पास आ चुका है 2AD हो जाएगा आपके पास AE, और ये हो जाएगा आपके पास AN इक्वल्स टू BE अपॉन QN। ये आप कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, किससे, ऐसे सिमिलरिटी से, बाय CPST एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली आपके पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। दिस इंप्लाइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। यह हो गया हमारे पास प्रूफ। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल्स लेंगे, तो उनको भी मैं करके दिखाता हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AP अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। और क्या हो चुका है हमारे पास, और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, या साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरी वाली कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल। तो ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो पूरा मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, विजिबल है। तो क्या हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये गिवन था। और ऑल्सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR, ये क्या था, प्रूव्ड अब था, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो हो चुका है आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ध्यान से रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके पास हट बन रही है, हट कैसे बन रही है, क्योंकि मैंने AP और AC दिया है, और PQ और PR, जब भी ये चीज़ गिवन हो तो हट बनती है, और हट में आपको कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ती है। तो देखिए मैंने क्या किया, AD को मैंने एक्सटेंड किया AE तक, ताकि इस तरह से एक्सटेंड किया कि AD और DE इक्वल आए, और इसी तरह यहाँ पे PM इक्वल टू M आना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ये दोनों बन चुके हैं कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, और डायगोनल्स जब भी बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है आपके पास, पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ABE और PQN को हमने सिमिलर प्रूव किया, क्योंकि ये हमारे पास था गिवन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। लेकिन AD हमारे किसी काम की नहीं है, तो AD को मैंने डबल कर दिया, तो AD को डबल करके हमारे पास बन गया 2AD, और इसको भी डबल कर दिया, और इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि AC इसमें नहीं आ रही थी, हमारे पास BE आ रही है, और AC को मैं BE के इक्वल क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये बन चुका है पैरेललोग्राम, और इस तरह यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डबल ऑफ AD AE आ गया, तो अब ये तीनों साइड्स इस तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल होगी तभी SS से, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 यहाँ पे था और एंगल 4 यहाँ पे था, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, तो BAC और QPR दोनों इक्वल हो जाएंगे। फाइनली मैंने यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया यूजिंग SAS सिमिलरिटी, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा SAS से हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, जो कि रिलेट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन चीजों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 34। 34 के फिर से दोनों पार्ट हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारे पास क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो देखिए एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, और एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसका फुट देख रहा हूं, जो देख रहा हूं, हमेशा क्या बन रहा है, डिप्रेशन ही बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास छोटी है, ठीक है। मैंने यहां देखा तो भी डिप्रेशन बना, और यहां देखा तो भी डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्दन कम झुकी है तो ये एंगल छोटा होना चाहिए, एंगल हवा में कभी नहीं बनता तो इसको बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया D, और ये आ चुका है E, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा एंगल है तो ये भी बड़ा एंगल होना चाहिए, और बड़ा एंगल कितना हमारे पास 45 डिग्री है, और ये हमारे पास 30 डिग्री बनेगा। तो ये छोटा वाला 30 था और बड़ा वाला था 45, ऑल्टरनेट बन गया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी है, क्योंकि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
से हमेशा डिप्रेशन ही बन रहा है। ऊपर देख रहा हूं तो भी डिप्रेशन बन रहा है, नीचे देख रहा हूं तो भी डिप्रेशन बन रहा है। मतलब इसका टॉप देखा तो भी डिप्रेशन बन रहा है और इसका बॉटम देख रहा हूं तो भी डिप्रेशन बन रहा है। दैट मीन्स ये हाइट पे है तभी तो है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें फाइंड आउट करनी है द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ठीक है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस डी है। तो अब क्योंकि ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास x, ठीक है। तो इस तरह से मैं सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री ट्रायंगल्स देख लीजिए, तो आपके पास कितने नजर आ रहे हैं, दो ही नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कौन सा, ये वाला। इन राइट ट्रायंगल AED, तो देख लीजिए ये हमारे पास है, tan लगाऊंगा तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 30 हो जाएगा AE अपॉन DE और ये आ गया x, DE नहीं पता, रहने दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से DE की वैल्यू आ गई है √3x। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जो कि है इन राइट ट्राइंगल, नाम है इसका ABC, ठीक है। यहाँ पे 45 आ रहा है तो tan 45 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, AB डिवाइड बाय BC, और AB की वैल्यू है x प्लस 8 और BC की वैल्यू है √3x और tan 45 होता है 1, तो √3x इक्वल्स टू x प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 इक्वल्स टू √3x माइनस x, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हमने किया। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या आएगा, x की वैल्यू हो जाती है 8 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, और क्योंकि यहाँ पे रूट वाली टर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करेंगे तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो जैसे आप करते हैं √3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 √3 प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस हमारे पास ये आता है, ठीक है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या था वो हम निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। तो DE था, तो देयरफॉर डिस्टेंस जो दोनों बिल्डिंग के बीच का है वो हमारे पास आता है √3 इंटू x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी x प्लस 8, तो x आ गया 4 √3 प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो हो जाएगा 4 √3 प्लस 12, कॉमन निकाल लीजिए 4 से आ जाएगा तो √3 प्लस 4 मीटर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। और रही बात हमारे पास अगर हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच का गैप निकालना है तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स कितना हो जाएगा, √3x, तो हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 √3 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देंगे मीटर, ठीक है। बिल्डिंग एक बार आपके पास फिगर बन गई तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और हम लोग टॉवर के टॉप पे देख रहे हैं तो भी हमें नीचे देखना पड़ रहा है, हमेशा डिप्रेशन बन रहे हैं, तो दैट मीन्स ये छोटी ही होगी तभी डिप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज डिप्रेशन दोनों टाइम नहीं बनते। एटलीस्ट जब हम ऊपर देख रहे हैं, मतलब टॉप पे देख रहे हैं, तब तो डिप्रेशन नहीं बनना चाहिए था। वो तभी बन सकता है जब ये वाला क्या हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या हो हमारे पास, बड़ी हो, टॉलर हो एज कम्पेयर टू टॉवर। दूसरी बिल्डिंग हमारे पास 8 मीटर टॉल थी, टॉवर नहीं सॉरी, दोनों बिल्डिंग थी हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो और वाला पार्ट है वो बुक से ही था, बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो देखो सिंपल सा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बना लीजिए और बॉय बना लीजिए। अब दोनों रहेंगे तो कहाँ पे है, ग्राउंड में। तो ग्राउंड मैंने बना दिया है, तो A B C D और E और ये आ चुका है आपके पास F, ठीक है। अब बॉय की हाइट 1.5 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, 30 मीटर है। 30 में से ये वाली 1.5 माइनस हो जाएगी तो पीछे बच जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब बॉय ने स्टार्टिंग में यहाँ से देखा, फिर वो थोड़ा चला, फिर यहाँ से देखा, गर्दन उसकी ज्यादा कहाँ थी, जब वो F पे पहुंचा था तो F पे आएगा 60 और ये आएगा आपका 30। आई होप फिगर इज क्लियर। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है कि उसने कितना डिस्टेंस चला है, तो उसने जो डिस्टेंस चला है वो EF आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABF क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BF। तो AB की वैल्यू आपको पता है 28.5 और BF का रहेगा सेम टू सेम, तो यहाँ से आगे आपके पास BF की वैल्यू आ गई है 28.5 √3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, नाम है उसका ABE, ठीक है। वहाँ पर हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BE, और AB की वैल्यू फिर से 28.5, BE की नहीं पता, रहने दो सेम ही सेम। और हमारे पास tan 30 होता है √3,
ठीक है। अब बीई की वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी रहने देते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, सॉरी ये 1/√3 होता है, तो हमारे पास बीई आ जाएगा 28.5√3 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर ई एफ इक्वल्स टू, हमने बॉय यहाँ से यहाँ चला है तो इसका डिस्टेंस कैसे मिलेगा, बीई में से बी एफ माइनस करेगा, बीई माइनस बी एफ, तो यहाँ से बीई आ जाएगा हमारे पास कितना 28.5√3 में से माइनस करना पड़ेगा 28.5 और ये आ चुका है √3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 28.5, √3 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 28.5 अगर आप कॉमन निकाल देते हैं तो आपके लिए सिंपल रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो 28.5 कॉमन निकाल दिया, पीछे रहेगा 3 - 1 जो कि हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 28.5 × 2 डिवाइड बाई √3, तो हो जाएगा 28.5 का डबल करेंगे तो 57√3 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे √3 है तो आपको रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करेंगे तो 57√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस 19√3 मीटर। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय इक्वल्स टू 19√3 मीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने क्वेश्चन निकाला है। बुक का ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं 9.1 का, मैंने पूरे 2 पार्ट्स में कवर कर रखा है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। अब सेक्शन डी का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 35, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में कहता है 35, in a flight of 2800 km an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km/h and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीड लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है तो आपको स्पीड ही लेट करनी है। लेट द स्पीड ऑफ, हमारे पास जो भी था क्वेश्चन में था हमारे पास एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास x km/h। तो केस वन में कोई स्पीड हमने चेंज नहीं की, तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था 2800 डिवाइड बाय स्पीड आ गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में हमने स्पीड रिड्यूस की है, स्पीड इज रिड्यूस्ड टू, कितना रिड्यूस कर दिया हमने, 100 कम कर दिया, तो x - 100 km/h हो जाएगा। तो इसमें जो टाइम आएगा वो सेम नहीं आएगा, तो डिस्टेंस सेम ही है, 2800 अपॉन x - 100, ठीक है। ऐसा करने से इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें हमें आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम जिसमें स्पीड कम होगी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, T2 - T1 इक्वल्स टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का ध्यान रखिए, 30/60 हो जाएगा, जो कि आप कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्ट करना है क्योंकि ये km/h में और ये मिनट्स में रखा था, उसमें मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, और 60 डिवाइड करने पे 1/2 आएगा। T2 की वैल्यू पुट कीजिए 2800 डिवाइड बाय 100 माइनस सॉरी x - 100, इसको 100 - x मत दीजिएगा, जो कि आप गलती करते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 आएगा। नेक्स्ट जो कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लीजिए, इजी रहती है उससे कैलकुलेशन। तो यहाँ मैंने 2800 कॉमन निकाल देता हूँ, पीछे नीचे एलसीएम बचेगा हमारे पास। अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं, नहीं तो आप पूरा प्रॉपर स्टेप यूज करके करिए, ठीक है। और एक और चीज़ जहाँ पे आप गलती करते हो वो बता देता हूँ थोड़ी देर में आपको मैं, कि आप ये क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये x - x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और नीचे हो जाएगा x² - 100x, और यहाँ पे आ चुका है 2800 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से x कैंसिल, तो जाएगा 2800 × 100 × 2 इक्वल्स टू x² - 100x। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 56 1 2 3 4 हो जाएंगे, और x² - 100x हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन करके इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू है -100 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × a और × c। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 का तो 4 0 आ जाएंगे आपके पास, सिंपल, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ये ध्यान रखिए आप माइनस नहीं लगाते और गलतियां करते हैं, तो 1 2 3 4 आपके पास 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये मल्टीप्लाई करने में बन जाएगा हमारे पास 4 6 24 4 5 20, ठीक है 4 6 24 4 5 20, तो 2 2 4 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 2 2 5 ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आती है -b -100 प्लस माइनस √2 2 5 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2 × 1, तो हो जाएगा पहला 100 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू आएगी x की, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 15 सॉरी प्लस वाली ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू 1600/2 जो कि देगा 800। तो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि दूसरी जो हमारे पास आएगी वो आएगी 100 माइनस 1500 डिवाइड बाय 2,
तो मतलब -700 आ जाएगी, जो कि हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। अब दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, गलतियां आप ये करते हैं कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वहां पे स्पीड नहीं बोला है, आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कौन सी है, ये वाली, जब उसने स्पीड लेट नहीं अपनी कम नहीं की थी, ठीक है। तो देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन आपके पास क्या आएगी, T1 इक्वल्स टू 2800 डिवाइड बाई 800। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 8 3 24 और 8 5 40, ठीक है। तो 3.5 आवर्स ये आपको जरूर शो करना है। आप ये नहीं शो कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर जाएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको ड्यूरेशन निकालनी है, ना कि स्पीड। तो स्पीड निकालेंगे तभी जाके ड्यूरेशन निकलेगी, इसलिए हमने पहले स्पीड निकाली है, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल है क्वेश्चन, आपको ये कंसेप्ट आता है, बट कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। तो हमारी सेक्शन डी भी खत्म होती है। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन आती है इस वीडियो की और इस पेपर की, दैट इज योर सेक्शन ई। उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि केस स्टडीज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो 3 केस स्टडी, जैसा कि आपको पता है 3 केस स्टडी आती है हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। तीनों 4-4 मार्क्स की हैं और सेक्शन ई रहती है। तो सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36, और ये रिलेट करता है हमारे पास किससे, ये रिलेट करता है हमारे पास पॉलिनोमियल से। तो देख लीजिए यहाँ पे, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर दैट आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज थ्रोन, इट्स हाइट्स h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h इक्वल्स टू 25 t माइनस 5t स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अब इसमें बोलता है जीरोस निकालिए, क्योंकि ग्राफ इसका आपको ऑलरेडी दे रखा है। ग्राफ इसका बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जहां जहां पे ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो आपके जीरो बनाती है। तो पहले में देखो कहां टच कर रहा है, एक टच कर रहा है 0 पे और टच कर रहा है 5 पे। तो 0 और 5 बनेंगे आपके पास जीरोस, जो कि आप गलत करते हैं, ध्यान से रखिए। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे आपको t की वैल्यू दे रखी है 5/2। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपके पास कितना देगा, 25 इंटू t/2 माइनस 5 इंटू 25 इंटू 5/2 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 5 125 डिवाइड बाई 2, और ये बचेगा हमारे पास 5 इंटू 25/4। तो कर दे देंगे तो 125/2 माइनस 125/4, ठीक है। ओके, सो एलसीएम लेके हमारे पास यहाँ पे आया 4। तो 4 आ चुका है यहाँ पे, 2 to the 4 तो 250 माइनस ये ऑलरेडी 4 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास देगा 125/4, और डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ठीक है। 4 मतलब 4, तो आपका देगा 4 टू साइड, और 31.25 आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा हमारे पास। तो 31.25, और यूनिट्स जो आपके पास वो आएगी किसमें, वो मीटर्स में आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मीटर में दे रखा है आपको क्वेश्चन, तो ये मीटर्स आ जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है वो आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में कहता है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड्स हाउ मच टाइम डिड द बॉल हैव टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। तो h की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30 इक्वल्स टू 25 t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए, 5 सब में से कॉमन निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी करती है। तो 5 6 30, 5 25, और ये हो गया 5, ये बन जाएगा। सबको एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दीजिए यहाँ पे, मैं यही कर देता हूँ छोटा सा। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा t इंटू टी माइनस 3, और यहाँ पे t माइनस 3 पहले लिख दीजिए, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा t माइनस 2 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू एक आ गई है 2 और एक आ गई है 3, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास पहला वाला पार्ट। अब और पार्ट की बात करूं तो और में आपके पास बोलता है कि हाइट हमें बताइए जब 20 मीटर है, जब हाइट 20 मीटर है तो टाइम कितना है। तो मतलब h की जगह 20 पुट करना है, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर। सिर्फ फिर से देख लीजिए, 5 दोनों साइड आ रहा है, तो दोनों साइड से 5 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5t माइनस t स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस की है तो इधर शिफ्ट कर लीजिए, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से स्प्लिटिंग लगा लीजिए, इस बार स्प्लिटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा हमारे पास 4 1 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4t माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लीजिए, t माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे t माइनस 4 फिर से पहले लिख दिया, तो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा t माइनस 1 और t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आती है, एक आती है 1 और एक आती है 4, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पीछे आप सेकंड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड्स लिख दीजिए। तो ये हमारी केस स्टडी काफी सिंपल थी। आपको ध्यान रखना है, आपको हाइट की वैल्यू दे रखी थी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। हाइट की वैल्यू दे रखी तो h यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 30 बोला था तो 30 पुट किया, यहाँ पे 20 पुट बोला था 20 पुट कर दिया। और मैक्सिमम हाइट आपकी कहाँ पे, फिगर से आपको पता लग रहा है, जब टाइम 5/2 था तब मैक्सिमम हाइट थी हमारे पास, इसलिए मैंने t की वैल्यू 5/2 पुट की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जीरोस क्या होते हैं, जहां पे हमारे पास ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। आपको 5/2 देखो, 5/2 पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ग्राफ तो ऊपर है, वो तो टाइम बता रहा है नीचे, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 2 की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो 37 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है आपका एपी का क्वेश्चन। तो एपी का क्वेश्चन 37 काफी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। निहारिका सिंह wants to participate in a 400 meter race in her school annual sports day. She can currently run 400 meter in 65 seconds. भैया उसका 65 टाइम है currently. With each day of practice, it takes her 2 seconds less. तो 2 सेकंड्स कम होते जा रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 65 और डी की वैल्यू आ चुकी है -2। हमसे पूछता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, निकाल चुकी है तो फर्स्ट तो हो गया हमारे पास 65, 63, 61। सेकंड पार्ट में बोलता है हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज शी नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हर गोल इज अचीव्ड। वो अपना टाइम कितना लेना चाहती है 45, तो 45 उसका an आ गया। तो an इक्वल टू 45, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n का फॉर्मूला लगाइए an प्लस n माइनस 1 d, आपको जिस चीज की वैल्यू पता है पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा ये हमारे पास -2 इक्वल टू 45। ये 65 को वहां शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना -20, -2 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 10, तो n की वैल्यू जाएगी 10 + 1 दैट इज n इक्वल टू 11। तो 11 दिन में वो अपना टारगेट अचीव कर लेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसमें दे रखा है इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमें 210 दे रखा है, और क्या दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 36 है। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो S10 का फॉर्मूला आप देख लीजिए, क्योंकि L और A की फॉर्म में है तो यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो n/2 ब्रैकेट में A + L, अगर आपको याद है तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। S10 की वैल्यू n की वैल्यू 10/2 और A की वैल्यू आपके पास A ही रहने देना है, L की जगह L ही रहने दीजिए। ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, तो हो जाएगा 5 4 से 20, 5 2 से 10, तो A + L इक्वल टू 42। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 42 - L यूजिंग 2 in 1, 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा L - 42 - L इक्वल टू 36, तो जाएगा L - 42 + L इक्वल टू 36, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2L इक्वल टू 36। ठीक है, हमारे पास 36 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 2L + 36 + 42 हो जाएगा, और ये इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 78। तो यहाँ से L की वैल्यू आपके पास आती है 78 डिवाइड बाई 2 जो कि देगी 39। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्स्ट में पुट करते हैं यूजिंग 3 in 1, तो आपके पास रहेगा L - 39 इक्वल टू 36। सॉरी, L की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ आप इसमें पुट कर लीजिए, तो A की वैल्यू आती है यूजिंग 3 in 2 कर लीजिए, A इज इक्वल टू 42 - 39, तो A की वैल्यू जाएगा 3। काफी लेंथी कर दिया, आप इसको छोटा भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते, जैसे मर्जी आपको कर लीजिए। ठीक है, और इसका और पार्ट हमारे पास जो थर्ड का है वो कहता है इफ 3 टर्म्स आने नहीं, तो 3 टर्म्स रखिए, एक है A, दूसरी है 2A + 10 और तीसरी है 8A - 10। तो मैंने आपको ऑलरेडी जैसे कि बता रखा है, जब भी 3 टर्म्स AP में हो तो A B C अगर AP में हो तो 2B इक्वल टू A + C होता है, तो 2 × 2A + 10 इक्वल टू A + 8A - 10, तो यहाँ से होगा 9A - 10 और यहाँ से होगा 4A + 20, तो यहाँ से होगा 9A - 4A इक्वल टू 20 + 10। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 5A इक्वल टू 30 और A की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 5 जो हो जाएगी 6, तो A की वैल्यू आ गई 6 थर्ड के और पार्ट के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने किया इसको क्वेश्चन को। तो ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 2 जो कि था क्वेश्चन नंबर 37। अब बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी जो इस पेपर की है, और लास्ट क्वेश्चन जो इस प्री बोर्ड 2 क्वेश्चन पेपर का था स्टैंडर्ड का, उसको कर लेते हैं हम। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो यहाँ पे रिलेट कर रहा है जिस चैप्टर से, वो है यहाँ पे इस बार जो हमने डाला था क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले से हमारे टेबल दे रखी है, तो टेबल आपको दे रखी है, सबसे पहले क्या क्लास इंटरवल दे रखी है हमारे पास 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और 30 to 34 और 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 और 50 to 54। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल सही नहीं है, तो आपको सेव करने के लिए इसको 0.5 पीछे और 0.5 आगे करते हैं, तो 14.5 से 19.5 और 19.5 से 24.5, इस तरह से 24.5 से 29.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को ऑलरेडी आपको गिवन थी 62, 132, 96, 37, 13, 11, 10 और 4। ठीक है, अब पहला आपसे पूछा व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास आपकी ये वाली है, तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो फर्स्ट का है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट
ऑफ मॉडल क्लास। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कंटिन्यूस बनाना फिर लिखना है, तो आंसर आएगा 19.5। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास आया। सेकंड में कहता है आपको मॉड और मीडियन निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले मैं मीडियन निकालता हूं, तो मीडियन क्लास के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, तो CF आएगा 62, देन इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 194, देन आप ऐड करेंगे बनेगा 290, देन आप ऐड करेंगे 327, देन आप ऐड करेंगे 340 हो जाएगा, देन आप इसको ऐड करेंगे तो 351 हो जाएगा, नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे 361 और इसको ऐड करेंगे 365। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप n/2 निकाल लीजिए, तो n/2 आएगा 3/6/2 तो हो जाएगा 184.5। तो दैट मीन्स मीडियन क्लास की ये बनती है। तो मीडियन क्लास आपकी आ चुकी है कितनी 20 to 24। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो L की वैल्यू हमारे पास थी 19.5, n/2 आपके पास आ गया है 184.5। याद रखिए CF हमेशा प्रीसीडिंग क्लास लेते हैं, तो 62 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी 132 थी और H का गैप देख लीजिए 19, 5, 24, 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 19.5 प्लस इसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा हमारे पास कितना 120.5। तो 120.5 डिवाइड बाय 132 × 5, तो अगर आप इसको जरा से आगे से सॉल्व करेंगे तो बनेगा 19.5 प्लस 602.5 डिवाइड बाय 132, तो 19.5 प्लस अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 4.56 समथिंग बन जाएगा, और अगर इसको आप प्लस करते हैं तो 6 और ये हो जाएगा 24 आ जाएगा आपके पास मीडियन। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर मॉड आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो ये था आपके पास मीडियन। और सेकंड का और पार्ट में करने के लिए इसको रब कर देता हूं। तो सेकंड के और पार्ट के लिए आपको मॉड निकालना था, तो सेकंड का और पार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। तो मॉड का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। तो L की वैल्यू आपके पास कितनी थी 19.5 प्लस F1 आपके पास कितना 132 - 62 डिवाइड बाय 2 × 132 - 62 - 96 × 5 आ जाएगा, तो 19.5 हो चुका है, प्लस 60 और 70 हो जाता है यहाँ हमारे पास। ठीक है, तो 70 आ चुका है यहाँ पे, नीचे रहेगा 264 और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, तो ये होगा 6 2 8 9 6 15 158 × 5, तो मॉड आ जाएगा 19.5 प्लस 350 डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस करके 106। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे अगर आप करते हैं, जैसे 2 के लेवल से जाता ही है ये 175 आ जाएगा और ये 53 आ जाएगा। जैसे आप डिवाइड करेंगे 175 को 53 से, तो ये 3.30 समथिंग आएगा, तो दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 22.8 समथिंग होगा, तो आप 80 भी चल जाएगा आपके पास। दिस इज योर मॉड। ठीक है, तो ये आपका मॉड। और पार्ट नंबर 3 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलता है, जो कि हमने काफी बार कर रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 मीडियन - 2 मीन इक्वल्स टू मॉड। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन हमने प्री बोर्ड 1 पे भी डाला था, तो इस बार इस पर डायरेक्ट पूछ लिया आपको केस स्टडी में कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है मीन मॉड मीडियन के बीच में। तो मीन मॉड मीडियन को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव सेंट्रल टेंडेंसी, आपको याद रखना है। और CF हम सिर्फ किस में निकालते हैं, मीडियन में निकालते हैं, और किसी में निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन होके मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है प्री बोर्ड 1 का, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी आगे आपके पास इसी तरह की वीडियो आने वाली है। और लाइव क्लासेस के लिए भी आपके पास मैसेज आ ही जाएगा जल्दी से जल्द। ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और जैसे कि मैंने कहा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसकी थोड़ी बहुत मदद मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।